गरीब प्रेग्नेंट बहू के घर आए अमीर मेहमान। सविता और मोहन दोनों पति पत्नी थे। दोनों बहुत ही गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों हर अच्छे बुरे हालात में एक दूसरे के साथ रहते थे। ऐसे ही एक दिन मोहन थका हारा मेहनत करके घर आता है। उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। वो सविता से खाना लाने को बोलता है। तभी सविता उसे खाना देती है और खुद उसके पास बैठकर अपने पल्लू से उसे हवा कर रही थी। ये देख मोहन सविता को बोलता है, अरे सविता, मेरा सेवा पानी ही करती रहोगी या खुद भी खाना खाओगी? अरे आप खाइए ना, मैं आपके बाद खा लूंगी। ऐसे कैसे मेरे बाद खा लोगे? इस घर में सिर्फ हम दोनों रहते हैं। यहाँ ना कोई सास है ना ससुर जिसके सामने तुम्हें शर्म आती हो। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरे साथ तो तुम खुलकर रह सकती हो। एक काम करो, आओ यहीं बैठकर मेरे साथ खाओ, हम दोनों साथ में ही खाएंगे। अरे मोहन जी आप खा लेना, मैं बाद में खा लूंगी। ऐसे कैसे? हमेशा तो मेरे साथ खाती हो, आज बाद में खाओगी? क्या बात है, मुझसे नाराज हो क्या? मुझसे कोई गलती हो गई है जो तुम मुझसे इस तरह से दूर हो? क्या बात है मेरी गुलाबो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, नाराज नहीं हूँ आपसे मैं। और आप इतने अच्छे पति हो, आपसे भला कौन नाराज हो सकता है। मेरे लिए इतना करो, मैं बस आज आपको खाते हुए देखना चाहती हूँ। ठीक है फिर मत खाओ, मैं भी नहीं खा रहा। आप भी ना बड़े जिद्दी हो, रुको अभी खाना लेकर आती हूँ। सविता किचन में जाती है। किचन में खाना ही नहीं था। वे खुद के लिए सुबह की बची हुई रोटी और चीनी लेकर आती है और वहीं बैठकर खाने लगती है। यह देखकर मोहन उससे बोलता है, अरे ये क्या, तुम चीनी और रोटी क्यों खा रही हो? घर में तो दाल चावल सब्जी बनी है ना, तो तुम ये क्यों खा रही हो? अरे दरअसल ये रोटी ना सुबह की बच गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रोटी चीनी के साथ खा लूं। बर्बाद होने से तो अच्छा है ना कि मैं ही इसे खा लूं। और रही बात दाल चावल सब्जी की, तो घर में ना थोड़ा राशन खत्म हो गया है, इतना ही बचा था, तो वे मैं आपके लिए बना दिया। माफ करना सविता, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहने को मिल रहा है। हर लड़की का सपना होता है कि वो शादी करके आराम से अपने ससुराल में रहेगी, और एक तुम्हारी किस्मत है, मेरे से शादी करने के बाद तो गरीबी ही गरीबी नजर आ रही है तुमको। अरे ऐसा मत बोलिए आप, मेरे लिए बहुत करते हैं आप, जानती हूँ अभी समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन कहते हैं ना हर एक दिन एक जैसा नहीं होता। आज अच्छा नहीं है, कल अच्छा होगा। और आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मुझे क्या चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से सविता की तबीयत खराब हो जाती है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। उसे बार बार उल्टी चक्कर आ रहे थे। उसकी तबीयत को देखते हुए मोहन उसे पास के अस्पताल ले जाता है, जहां उसका चेकअप होता है। और चेकअप होने के दौरान पता लगता है कि सविता माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश होते हैं। मोहन अब और मेहनत करना चाहता था और ज्यादा पैसे कमाना चाहता था, ताकि उसकी पत्नी और उसका होने वाला बच्चा दोनों एक खुशहाल जीवन जी सके। ऐसे ही एक दिन मोहन सविता को बोलता है, सविता, अभी तो तुम्हें दूसरा महीना लगा है और मैं चाहता हूँ कुछ महीनों के लिए मैं शहर चला जाऊँ। दिल तो नहीं कर रहा कि तुम्हें ऐसे छोड़कर जाऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। एक पति होने के नाते, एक बाप होने के नाते मुझे ये चीज करनी पड़ेगी। इतना बोलकर मोहन कुछ दिन शहर चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ सविता अकेले ही घर का सारा काम करती है और अपना ख्याल रखा करती थी। धीरे धीरे सविता का 8वां महीना लग जाता है। अब उसे ना कोई काम हो रहा था, ना वे ठीक से उठ पाती थी, ना बैठ पाती थी। ऐसे ही एक दिन सविता मोहन को फोन करती है और कहती है, आप कब तक आओगे? अब तो 8वां महीना लग चुका है, मुझसे अब घर का कोई काम नहीं हो पाता और मैं अकेली पड़ जाती हूँ। तुम ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस अगले हफ्ते ही मैं घर आ रहा हूँ। शहर जाकर मोहन की ठाट बाट ही बदल जाते हैं। उसका रहन सहन अब अच्छे खासे पढ़े लिखे अमीर लोगों के साथ शुरू हो जाता है। अगले हफ्ते मोहन अपने घर आता है। सविता अपने पति को देखकर बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद मोहन के फोन पर उसके शहरी दोस्त पीयूष और अर्जुन का फोन आता है और वे दोनों मोहन से बोलते हैं, अरे क्या यार, लगता है तू अपनी बीवी के पास जाकर ना हमें भूल गया है। ना कोई कॉल ना कोई बातचीत। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो दरअसल मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, तो बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है उसका। अरे यार तो बहुत अच्छी बात है ये तो। ऐसे हम सोच रहे थे भाभी और तुझसे मिल लेते हैं, एक बार इसी बहाने डिनर भी हो जाएगा और हम दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड लेकर आएंगे तेरे घर। हाँ हाँ क्यों नहीं,
इतना बोलकर मोहन फोन काट देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने दोस्तों को घर बुलाए या ना बुलाए। जब ये बात सविता को पता चलती है तो सविता मोहन को समझाते हुए बोलती है, अरे क्या हो गया, आप घर क्यों नहीं बुलाना चाहते? अरे वे आपके दोस्त हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सविता, तुम्हें नहीं पता, वो काफी अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके घर में नौकर हैं, गाड़ी है, सब कुछ है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अब मैं उन्हें अपने इस छोटे से घर में कैसे बुला सकता हूँ? और हमारे घर का खाना भी उन्हें पसंद नहीं आएगा क्योंकि हम गरीब हैं। दोस्ती का एक ही सिद्धांत है, वहाँ पर जात पात नहीं देखी जाती, ना ही अमीरी गरीबी। अगर वे आपके सच्चे दोस्त हैं तो उन्हें आपकी अमीरी और गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ आप उन्हें घर बुला लो और इसी जरिए पता चल जाएगा आपको कि वे आपके सच्चे दोस्त हैं या ऐसे ही। सविता के कहने पर मोहन दोनों को घर बुला लेता है। अर्जुन और पीयूष अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया और कोमल को अपने साथ लेकर आते हैं। वे चारों मोहन का घर देखकर हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिया वहाँ आती है। सविता उन चारों का अच्छे से स्वागत करती है और उन सभी के लिए गर्भावस्था के दौरान भी अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। यह सब देखकर अर्जुन मोहन से बोलता है, अरे मोहन, ये सब करवाने की क्या जरूरत थी? अरे भाभी की ऐसी हालत है और वो ऐसे में हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही है, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो कह रहा हूँ खाना बाहर से मंगा लेते हैं और हम सब साथ में बैठकर बातें करते हैं। अरे नहीं नहीं, आप सब हमारे घर में मेहमान बनकर आए हैं और आप लोगों को हम बाहर का खाना नहीं खिला सकते, क्योंकि हमारा फर्ज है कि हम अपने मेहमानों की हेल्थ का भी ध्यान रखें। और अब तो मेरी आदत हो चुकी है ऐसे काम करने की, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अरे वाह भाभी, सच में खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया आपने। वो सभी आपस में बातचीत कर रहे थे कि अचानक से सविता को लेबर पेन उठता है। वे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मोहन भी घबरा जाता है। ऐसे में मोहन के चारों दोस्त उसकी हेल्प करते हैं। वे अपनी गाड़ी से सविता को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां वो डॉक्टर उसे एडमिट कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद सविता बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म देती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। मोहन के चारों दोस्त बच्चे के जन्म होने पर कुछ दिन के लिए उसके घर पर ही रुक जाते हैं और बच्चे की होने की खुशी में एक शानदार पार्टी करते हैं। सपना का ससुराल में पहला दिन था। सपना और अजीत की लव मैरिज हुई थी। अजीत परिवार के खिलाफ जाकर सपना से शादी कर लेता है और उसे अपने घर में ले आता है। सपना के ससुराल वाले सपना को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे, क्योंकि सपना एक गरीब घर की लड़की थी। सपना और अजीत दरवाजे पर खड़े थे। सपना की सास मेनका आरती की थाल लेकर दोनों का स्वागत करती है। जैसे ही सपना घर में अपना पहला कदम रखती है, तभी मेनका सपना से बोलती है, आराम फरमाने या फिर कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। चुपचाप रसोई में चल, बहुत सारे झूठे बर्तन पड़े हैं, उसे धोने भी तो हैं। रिश्तेदारों को समय से खाना बनाकर खिलाना है। जल्दी से वे बर्तन धोकर खाना बनाना शुरू कर दे। बेचारी सपना को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ससुराल में उसका इस तरह से स्वागत होगा। वे बिना कुछ कहे रसोई घर में जाती है, जहां बहुत ही ज्यादा बर्तन रखे हुए थे। बर्तन देखकर सपना के होश उड़ जाते हैं और वे मन ही मन कहती है, हे भगवान, इतने सारे बर्तन मैं अकेले कैसे धोऊंगी? मुझे तो 2 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद मुझे खाना भी तो बनाना है। क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेचारी सपना अकेले ही वे सारे झूठे बर्तन धोना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद सपना की सास रसोई घर में आती है, जहां वे सपना को और बर्तन देते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, तुझे क्या लगा था बस इतने से ही बर्तन हैं? अभी और भी बर्तन पड़े हैं। सारे बर्तन जल्दी से धो ले, और तुझे सभी रिश्तेदारों के लिए अकेले ही खाना बनाना है। इस घर में कोई भी तेरी मदद नहीं करेगा। बहुत शौक है ना तुझे लव मैरिज करने का और अमीर लड़कों को फंसाने का, तो अमीर लड़के फंसाने का और शादी करने का यही नतीजा होता है तुम जैसी गरीब लड़कियों के साथ। माँ जी, मैंने अजीत को नहीं फंसाया है, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों को एक साथ रहना था, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। और सच बताऊं माँ जी, मैं तो आप लोगों को अपना परिवार का हिस्सा मानती हूँ, इसलिए भगवान के लिए मुझे आप लोग अपना लो। तेरी इतनी औकात कि तू हमसे इस तरह से बात करेगी? तू एक नौकरानी की तरह है और इस घर में नौकरानी की तरह ही रहे। सपना बिना कुछ कहे सारे बर्तन धो देती है।
थोड़ी देर बाद बेचारी बिना आराम किए अकेले ही सभी रिश्तेदारों के लिए खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाने के बाद सभी रिश्तेदार खाना खा लेते हैं। बर्तन फिर से गंदे हो जाते हैं। बेचारी फिर से अकेले सारे झूठे बर्तन धोने लगती है। तभी अजीत वहाँ आ जाता है और सपना से कहता है, अरे सपना, आखिर कब तक काम करती रहोगी? कुछ खा लो। जब से आई हो तब से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। अब क्या करूं, इतना सारा काम पड़ा हुआ है। दूसरी बार बर्तन धो रही हूँ, लेकिन अब यहाँ मैं किसी को कुछ भी नहीं बोल सकती, क्योंकि आज मेरे ससुराल में पहला दिन है और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ इतना सब कुछ होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, थोड़ा तो झेलना ही पड़ेगा। इतना बोलकर अजीत सपना के साथ बर्तन धुलवाने लगता है। दोनों पति पत्नी जल्दी जल्दी बर्तन धोकर अपने कमरे में चले जाते हैं, जहां अजीत सपना के लिए खाना लाता है और खुद उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। ऐसे ही समय बीत जाता है। एक दिन अजीत और उसकी माँ दोनों मंदिर जाने का प्लान करते हैं। बेटे की बात सुनकर सास रसोई में जाती है और घर के धुले सारे बर्तन फिर से सिंक में डाल देती है। थोड़ी देर बाद सास सपना के पास जाती है और बोलती है, महारानी जी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? इतने सारे रसोई में बर्तन झूठे पड़े हैं, वे कौन धोएगा? तुम्हारी माँ आएगी या तुम्हारे मायके से कोई आएगा? माँ जी, मैंने तो सारा काम कर लिया और सारे बर्तन भी धो लिए। हाँ हाँ, तूने अगर बर्तन धो लिए हैं तो किसी भूत ने बर्तन आकर गंदे कर दिए हैं। अरे जाकर देख, रसोई में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं गंदे से। चुपचाप सारा काम कर रसोई का, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी कर ले। मैं और अजीत दोनों मंदिर जा रहे हैं, तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अजीत पूछे तो बोल देना कि बहुत सारा काम पड़ा है। अच्छा ठीक है, आप चले जाओ, मैं इधर सारा काम कर लेती हूँ। बेचारी सपना अपना मन मार कर रसोई में जाती है और देखती है कि सारे बर्तन गंदे करके सिंक में पड़े हैं। सपना समझ जाती है कि ये सब उसकी सास ने किया है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद अजीत सपना के पास आता है और बोलता है, ये सब क्या है सपना? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें नहीं जाना क्या मंदिर? अरे नहीं, तुम चले जाओ माँ जी के साथ। देख रहे हो ना कितना सारा काम पड़ा है, फिर मुझे खाना भी बनाना है। अजीत बार बार सपना को मंदिर जाने के लिए फोर्स कर रहा था, लेकिन सपना जाने को तैयार नहीं थी। अजीत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। समय ऐसे ही बीत जाता है। सपना के साथ सपना की सास उस पर बहुत अत्याचार करती, उसे 5 मिनट के लिए भी आराम नहीं करने देती थी। उसे हर काम के लिए टोका करती थी और उसको बार बार काम करवाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सपना अपने कमरे में थी, तभी उसकी सास वहाँ आती है और सपना से बोलती है, महारानी, अगर आपका आराम करना खत्म हो गया है तो जाकर दोबारा घर की सफाई कर लो। माँ जी, अभी 10 मिनट हुए हैं घर को साफ किए हुए। अभी तो घर बहुत साफ दिख रहा है, मैंने एक एक कोना चमका दिया है। मैं जितना बोलूं तुझे उतना ही करना है। अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। अच्छा माँ जी ठीक है, मैं थोड़ी देर में कर देती हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बस थोड़ा सा आराम कर लो, उसके बाद मैं ये सब पूरा काम कर दूंगी। कोई आराम नहीं करना है, दोबारा काम करने के लिए उठ खड़ी हो जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी सच में मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ खड़ी हो पाऊँ, मुझे बहुत बुखार है। अरे मेरे लिए तो तुम मरी जा। तुम जैसी लड़कियों के लिए इस तरह का टॉर्चर ही होना चाहिए, ताकि आगे से तुम लोगों की हिम्मत ना हो सके। इस लव मैरिज को करने के लिए इतना अत्याचार करूंगी तभी तुझे अक्कल आएगी, वरना नागिन की तरह फन फैलाकर मेरे सर पर बैठी रहेगी। तभी वहाँ पर अजीत आ जाता है, पर अजीत अपनी माँ को इस तरह से सपना के ऊपर अत्याचार करते हुए देख लेता है और वे गुस्से में सपना और अपना सामान पैक करने लगता है और कहता है, माँ, अब तुम इस घर में अकेली रहो। अगर तुम्हें इतना ही अमीर और गरीब में फर्क करना है तो अपने लिए अमीर बहू ले आओ कहीं से, वो तुम्हारी सेवा पानी करेगी। अब मैं सपना को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। सपना अजीत को बहुत मना करती है, लेकिन अजीत सपना की बिल्कुल भी नहीं सुनता। दोनों अब घर छोड़कर चले जाते हैं। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सपना की सास अब अकेले ही घर में रहने लगती है। बहू बेटे के जाने के बाद सपना की सास को बहुत अकेलापन महसूस होता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वे अपनी बहू और बेटे दोनों को फोन करके घर पर बुला लेती है और उनसे माफी मांगती है।
जिसके बाद वे सभी लोग मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।